हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। आज हम लोग देखने वाले ये वीडियो में 26 नवंबर के अग्नि परीक्षा के सारे सॉल्यूशंस। दिस इज फॉर वीकली क्विज। ऑलराइट, आई नो 26 नवंबर को वीकली क्विज एंड मेगा क्विज दोनों हुए हैं, बट दिस इज फॉर वीकली क्विज। ठीक है, मेगा क्विज का अलग से, मंथली जो क्विज होती है मेगा क्विज, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। बिफोर जंपिंग इन द वीडियो, जो अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, ग्रेट, कंटिन्यू डूइंग इट। ट्राई डिफरेंट आइट्रेशंस। जो नहीं दे रहे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM। तो नहीं, वर्ल्ड कप की फाइनल थी पिछले संडे, तो नहीं देना चाहिए, कंडक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं। एवरी संडे विदाउट फेल कुछ भी हो, अग्नि परीक्षा कंडक्ट होती है 2 to 3 PM में। तो जो भी मतलब बैंकिंग के लिए प्रेप कर रहा है, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रेप कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रेप कर रहा है, उन्होंने ये एग्जाम देनी चाहिए। ऑलराइट, एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स गाइज। मतलब अगर तुम दे रहे हो एंड तुम सोचोगे कि नहीं मुझे कैश प्राइजेस मिल रहे हैं, मैं बाकियों को नहीं बताऊंगा, नहीं। तो जितने ज्यादा बच्चों के साथ तुम्हारी कंपटीशन होगी, दैट मतलब उतना बेटर है, उतना बेटर तुम खुद को गेज कर पाओगे कि वेयर एग्जैक्टली डू आई स्टैंड। ऑलराइट, सो टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर फैमिली, टेल योर कलीग्स या टेल योर कॉम्पिटिटर्स या जो भी अपियर्स, सबको बताओ कि अग्नि परीक्षा दो। एवरी संडे 2 to 3 PM में हम लोग 20 मिनट्स की वीकली क्विज कंडक्ट करते हैं, एंड एवरी लास्ट संडे ऑफ एनी मंथ, एनी पर्टिकुलर मंथ, जैसे अभी 26 नवंबर इज द लास्ट संडे फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, तो वहाँ पे 3 to 4 PM में एक मेगा क्विज होती है, विच इज़ फॉर 30 मिनट्स, दिस इज फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, तो इसमें कैश प्राइजेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ट्राई डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, आइट्रेशंस। तो हमारा एम है कि ठीक है, कैश प्राइजेस तो मिले ही तुम्हें, वो एक सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि तुम अलग अलग स्ट्रैटेजीज, तुम्हारे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कहाँ पे, वो सब तुम ये वीडियो मतलब ये क्विजेस से देख सको। ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। कॉस्ट प्राइस, अच्छा मतलब तुम्हारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन दिख रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ पंच शीट। पंच शीट, ठीक है, पंच शीट ही है वो बेसिकली, इज 4 रुपीज लेस देन दैट ऑफ अ पेन। अच्छा, पेन है, अच्छा अच्छा हुआ अपन ने पी, तो शीट को शीट लिखते हैं, पेन को पीई लिखते हैं, क्योंकि पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, एस स्टैंड्स फॉर सेलिंग प्राइस, वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पंच शीट इज 4 लेस देन दैट ऑफ पेन। अगर पेन का कॉस्ट प्राइस पीई है, उसमें से अगर मैं 4 रुपीज हटा देता हूँ क्योंकि 4 लेस है ना, तो मेरे पास प्राइस आती है शीट की। दैट इज व्हाट दे से। एक एक स्टेटमेंट तुम डिसाइफर करते जाओ, ज्यादा आगे मत भागते जाओ। मैंने पूरा क्वेश्चन देखा भी नहीं है, ठीक है। बट तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मेरा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट या पीएलडी वीकनेस है, मैं ये बाद में सॉल्व करूंगा, ठीक है, ग्रेट, अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करो। वेन द पेन इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, पेन का अभी सेलिंग प्राइस क्या होगा कि पेन का कॉस्ट प्राइस इज पी, 50% प्रॉफिट, ठीक है, मतलब 1.5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 इज 50, ऐसे दिया उन्होंने। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस बाई 2, कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 3CP/2, तो 1.5 टाइम्स CP जो मैंने बोला। ठीक है, तो हर बार इतना फॉर्मूला लिखोगे तो तुम सॉल्व ही करते रहोगे, ठीक है, बहुत टाइम जाएगा, तो वैसे नहीं करना है। तो 50% मतलब क्या, 100 + 50, 150 डिवाइडेड बाई 100, 1.5 टाइम्स CP इज सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पेन इज 3PE/2। तो P अपना कॉस्ट प्राइस है ना पेन का, इसलिए मैंने वैसे लिखा। एंड पंच शीट इज सोल्ड एट 150% प्रॉफिट, तो 150 + 100 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2.5 टाइम्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ पंच शीट, शीट लिखते हैं अपन, दैट इज 5/2, मतलब सॉरी 5/2, 2.5 टाइम्स, 5/2 टाइम्स ऑफ उसका सेलिंग कॉस्ट प्राइस, दैट वाज शीट SH। अभी पूछा क्या, देन इट्स फाउंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम। हो गया एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है अपने पास, अभी और एक ये इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस इज द सेम इज व्हाट दे आर सेइंग। सो 3PE/2 इज इक्वल टू 5SH/2, 2 कट। पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पंच शीट। अभी शीट का कॉस्ट प्राइस पूछा है ना, तो मैं यहाँ पे पेन का निकालूंगा, क्यों, PE इज गोइंग टू बी 5SH/3। क्यों मैंने पेन का निकाला, क्योंकि ये PE की वैल्यू मैं इस पे सब्सटीट्यूट करूंगा। ठीक है, तो एक स्टेप पीछे जो निकालना है उसके ऑपोजिट हमें एक स्टेप पीछे, मतलब ये एक स्टेप पीछे वाला प्रोसेस है, तो हमें शीट का निकालना है, पर यहाँ पे मैंने पेन का निकाला,
तो पेन का मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे शीट में इक्वेशन मिल जाएगी। तो 5SH/3 -4 इज इक्वल टू SH। तो SH एक साइड पे लाएंगे, 4 दूसरे साइड पे जाएगा, तो दिस वुड बी 2SH/3 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा SH इज इक्वल टू 6 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ पंच शीट। इजी क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं था, स्टेप बाय स्टेप जाना था। आई वुडेंट इवन से कि ये मतलब डिफिकल्ट तो है ही नहीं, इजी और मीडियम के बीच में बोल सकते हैं, दैट्स इट, मतलब आ जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P and Q started a business by investing rupees 1500 and 1600 respectively। ठीक है, P ने कुछ इन्वेस्ट किया है, Q ने कुछ इन्वेस्ट किया है, इसने 1500 किया, इसने 1600 किया। ओके, आफ्टर X months P withdrew 40% of his initial investment। आफ्टर X months, ठीक है, आफ्टर X months 40% विड्रॉ किया है, मतलब X months के लिए P ने कितना रखा है, 1500 रुपीज रखा है। फिर आफ्टर X months P विड्रू कितने एक साल के लिए, तो 12 माइनस X months के लिए बाकी का बचा हुआ 40% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहा है। 40% ऑफ 1500 इज 600 रुपीज, वो विड्रॉ कर रहा है। अभी बच रहा कितना है बाकी मंथ्स के लिए, 900 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझो। तो आफ्टर, अभी देखो, पहले लेट्स से x की वैल्यू 3 मंथ्स है फॉर एग्जाम्पल, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, मुझे यहाँ पे ऑप्शन में 3 दिख रहा है। तो 12, अगर 1500 3 मंथ्स बाद मैं 40% विड्रॉ कर रहा हूँ, तो 3 मंथ्स के लिए मैंने 1500 रुपीज रखा है। उसके बाद 40% मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब 600 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी 9 मंथ्स के लिए मैं कितना रख रहा हूँ, 900 रुपये। वो 600 विड्रॉ कर रहा हूँ, 900 रहने दे रहा हूँ, तो ये रहेगा। ठीक है, वही लिखा हूँ, बस 3 की जगह x डालो, और यहाँ पे 12 माइनस 3 है ना ये, तो 3 की जगह वापस से x। ऑलराइट, एंड एट द एंड ऑफ ईयर P रिसीव्ड दिस मच प्रॉफिट। ठीक है, ये 1600 पूरे 12 महीने के लिए, तो सिंपल। तो अभी क्या करना है हमें, तो इसका इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट्स का रेशियो क्या रहेगा इनका, 1500x प्लस इसका 12 माइनस x इंटू 900 इज टू 1600 इंटू 12। ये रेशियो रहेगा, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है दैट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स या पीरियड, ये 1500 इंटू एक्स प्लस 900 इंटू ये, बस ये रेशियो रहेगा। उन्होंने और क्या दिया, P रिसीव्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 210, तो प्रॉफिट का भी रेशियो दिया है गाइस, ध्यान दो। प्रॉफिट का रेशियो कैसे निकालोगे, P इज टू Q। P को 210 रुपए दिया है, सो अगर मैं ये ऐसे लिखता हूँ गाइस, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय 1600/12। ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 1600 इंटू 12, राइट। और ये रेशियो आएगा 210/530। बराबर है क्या, ये नहीं, ये बराबर नहीं, ये टोटल प्रॉफिट है। अभी ये तो मेरा Q का हिस्सा है, तो नीचे भी Q का हिस्सा आना चाहिए, तो 530 माइनस 210 आना चाहिए। तो 530 माइनस 210 इज 320। ठीक है, तो ये नीचे आएगा। नाउ इट मेक्स सेंस। 100 कॉमन निकाल के 100 हटा दो, हटा दिए। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 12 इधर आएगा। ठीक है, इंटू 12, तो 16 2 जा 30 भी हो रहा है। ये 0 0 कट करो, ये 2 6 जा 12 करो, तो 320 को उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेरे पास बचता क्या है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली। 15x प्लस 12 इंटू 9 माइनस 9x इज इक्वल टू, आई थिंक क्या बचता है, 21 इंटू 6। 21 इंटू 6 ये सॉल्व करना है, दैट्स इट। तो 6x वैल्यू आएगी मेरी 12 इंटू 9, सॉरी ये दूसरे साइड पे जाके माइनस करना है, तो 21 इंटू 6 माइनस 12 इंटू 9। तो यहाँ पे भी 3 कॉमन है, ठीक है, मतलब 3 यहाँ से भी है, तो 9 मल्टीपल है दोनों जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, अभी 9 कॉमन निकालो, तो 3 7 जा 3 2 जा 7 2 जा 14, तो मतलब दिस इज 9 इंटू 14, तो ये 14 माइनस 12 आएगा। सो आई होप कि कैलकुलेशन समझ रहे। सो अगर तुम बैठ के कैलकुलेट भी कर सकते हो, 6 1 जा 6 2 जा 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 126 माइनस 108, बचता क्या है 18, चलेगा वैसे कंफर्टेबल हो। तो ये देखो 14 माइनस 12 2 इंटू 9 18, सो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। तो 6x की वैल्यू आई 18, x की वैल्यू आई 3। ऑलराइट, गुड गेस, ठीक है, मटका अपना सही था। 3 मंथ्स इज द अमाउंट, मतलब इज द ड्यूरेशन फॉर विच 1500 हैज बीन इन्वेस्टेड बाय P। 3 महीने बाद वो विड्रॉ कर रहा है ना 40%।
आई होप दिस इज क्लियर. कुछ भी डाउट्स रह गए आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. गुड क्वेश्चन, अगेन डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आ जाना चाहिए. मीडियम लेवल भी नहीं है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन. पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ ही नहीं सकते. अगर भी चाहे हम लोग तो नहीं पूछ सकते. ऑलराइट. एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 39 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 33. ठीक है, तो ऐसे 8 नंबर्स है, 1 2 3 8. अभी 8 नंबर्स कौन से वो पता नहीं, बट उनका एवरेज इज 39. तो एवरेज के सारे क्वेश्चन सम अपॉन एन इज इक्वल टू एवरेज, इससे हो जाते हैं गाइस. तो सम ऑफ 8 नंबर्स क्या हो जाएगा, 8 इंटू 39. तो अभी 39 इंटू 8 डायरेक्टली मत करते बैठो, 8 इंटू 40 करो, दैट इज 320. उसमें से 8 हटा दो, मतलब 39 इंटू 8 हो जाएगा 312. ठीक है, तुम बैठ के 8 9 72, 7 कैरी ओवर, 8 3 24 ऐसे भी कर सकते हो. बट तुम बोलोगे सर 1-2 सेकेंड बचा के क्या करोगे. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, हर एक क्वेश्चन में 1-2 सेकेंड बचाओगे ना, तुम एंड में 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाओगे, तुम्हारे पास उतना टाइम बचेगा. ठीक है, तो 312 है द सम ऑफ 8 नंबर्स. सम ऑफ 8 नंबर्स इज 312. फर्स्ट 3 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 33. तो उनका सम क्या है, पहले 3 नंबर्स का 33 इंटू 3 99. तो सम ऑफ फोर्थ नंबर टू 8th नंबर, पहले 3 नंबर्स को हटा दे रहा हूं, तो 312 में से 99 सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो 312 में से 99 में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कैसे सब्ट्रैक्ट करना. तो मैं 312 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, दैट वुड बी 212. पर प्लस 1 करूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट किया ना, हमें 99 ही सब्ट्रैक्ट करना है, बट आई सब्ट्रैक्टेड 100, तो वो एक ऐड करूंगा ना वापस से, सो इट बिकेम 230. The average of last 4 numbers is 45.5. लास्ट 4 नंबर मतलब 5 6 7 8. अभी 4 to 8 का ये है, 5 6 7 8 का 45.5 इंटू 4 है. 45 इंटू 2 इज वॉट, 45 इंटू 2 इज 90. 90 इंटू 2 इज 180. तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 4 नंबर्स का 180 एंड और ये 0.5 इंटू 4 2, तो 182 हो जाएगा. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है इजीली देखो. तो ये 182 अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बचेगा कौन सा नंबर, दिस इज द सम ऑफ 4 5 6 7 8. दिस इज द सम ऑफ 182 जो है 5 6 7 8. तो 5 6 7 8 अगर मैं ये 4 5 6 7 8 के सम से हटा दूंगा तो बचेगा सिर्फ फोर्थ नंबर, एंड दैट वुड बी 31. 18 प्लस 13 31. तो x की वैल्यू आएगी 31. ऑलराइट, क्या पूछा है, कंपेयर करना है. तो देखो, दिस इज नॉट डेटा सफिशियंसी क्वेश्चन कि मैं कौन से स्टेटमेंट लेके आई विल बी एबल टू सॉल्व एट दोस, लाइक दैट टाइम हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना जरूरी नहीं होता है. बट ये कैसा है, दिस इज क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, तो हमें x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि दे आर कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ x विद 33. तो वैल्यू ऑफ x इज 31, 31 इज लेस देन 33, तो तुम्हारा आंसर आएगा बी. ऑलराइट, देखते जाओ ऑप्शंस, ठीक से देखते जाओ, तो तुम्हारा ऑप्शन आएगा बी, तुम लोग कंपेयर कर सकोगे. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस, तुमको अगर मजा आ रही है, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन. लेट्स लुक एट फोर्थ क्वेश्चन. वापस से क्वांटिटेटिव कंपैरिजन है. सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44√2. ये सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई आर. ठीक है, तो नंबर भी देखो, जब भी 44 ऐसे 11 का मल्टीपल दिया है तो पाई को 3.14 मत लो, ओके, कंसिडर इट टू बी 22/7. सो 44√2 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर. ठीक है, तो 22 1 जा, 22 2 जा, मतलब बेसिकली 22 2 जा 44 है, 44 44 कट हो जाएगा. सो 7√2 इज इक्वल टू आर. दोनों साइड पे मतलब स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमें आर ही निकालना था, होल्ड पे रखो. ठीक है, आई वॉज ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ दिस √2, पर नहीं, हमें रेडियस मिल गया. देखते पूछा क्या, एंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये डायगोनल जो है स्क्वायर का, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 7√2. ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे स्क्वायर की साइड मिल जाएगी. गाइस, आई होप बेसिक कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है, ये साइड है, ये साइड है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डायगोनल की, d square is nothing but s square plus s square. So d square is equal to 2s square taking roots s√2. तो डायरेक्टली वैल्यू क्या आई, इसलिए वैल्यू ऐसी दी उन्होंने 7√2. तो डायरेक्टली साइड क्या आ जाएगा मेरा 7. पूछा क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर वुड बी 49. ठीक है,
एंड 7 इज इक्वल टू रूट क्वेश्चन मार्क, तो 7 इज इक्वल टू रूट ऑफ 49. ठीक है, तो दोनों 49 आ रहे हैं, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2. सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं था. आई होप दिस इज क्लियर. कुछ भी डाउट्स रह गए तो आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स लुक एट फिफ्थ क्वेश्चन. अगेन क्वांटिटेटिव कंपैरिजन. ठीक है, कोई नहीं. क्वांटिटी 1 एंड अच्छा क्वांटिटी 1 में अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वांटिटी 2 इज 40%. एन आर्टिकल सोल्ड एट 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस. एन आर्टिकल सोल्ड एट 4, अच्छा सेलिंग प्राइस ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है. अभी न्यू सेलिंग प्राइस इज 4/5 ऑफ ओल्ड सेलिंग प्राइस. देन इट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. अच्छा, तो 4SP/5 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20/100. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है, अभी क्या, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड एट इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस. तो बेसिकली हमें सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 निकालना है. ठीक है, इससे वो निकल जाएगा. देखो 21 1 जा 21 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4SP माइनस 5CP अपॉन CP इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 का पहले ये 5CP हो गया, तो 4SP माइनस 5CP, ये 5 नीचे गया, यहाँ पे 5CP आया, पर ये 5 और ये 5 कट कर लिया, तो मेरे पास मिल गया 4SP इज इक्वल टू 6CP. ठीक है, अभी क्या करेंगे, सारे के सारे SP की जगह पे ना मैं CP के टर्म्स में डालूंगा, तो SP की वैल्यू आएगी 6CP/4 विच इज 2 2 जा 3 जा, मतलब 1.5 CP. सो 1.5 CP माइनस CP इज 0.5 CP. 0.5 CP इंटू 100 इज 50%. आई होप कि थोड़ा फास्ट ना हो गया हो. ठीक है, मैं जनरली एकदम स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, पर अभी सब कुछ मिल गया गाइज, इसलिए मैंने मतलब बस SP की वैल्यू यहाँ पे डालो, डायरेक्टली 50% आ जाएगा. तो मेरी वैल्यू 50% आ गई. हर एक ऑप्शन ठीक से पढ़ो. ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन हमेशा 1 इज ग्रेटर देन 2 रहेगा. ठीक है, अपने केस में है, मार्क करो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, बट बी केयरफुल. ठीक है, बी केयरफुल. इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. जब भी तुम्हें ध्यान में आता है कि अरे शेट मैंने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया पर ऑप्शन गलत मार्क किया, उससे ज़्यादा बुरी फीलिंग नहीं है. ठीक है, बहुत सैड लगता है, बहुत, मतलब मैं तो सदमे में ही जाता था. ठीक है, तो वो अवॉइड करो. ठीक है, रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली. ऑलराइट, LR का पहला क्वेश्चन देखते हैं. कॉन्स खत्म हो गया. इफ ईच ऑड डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ऑड मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे, इवन डिवाइड बाय 2 कर रहे. ऑब्वियसली इवन ही डिवाइड बाय 2 कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नंबर की सीरीज दी है. ठीक है, एग्जाम में बैठ के लिखते मत बैठो पूरी सीरीज, डायरेक्टली इवन को डिवाइडेड बाय 2 1, ऑड को मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, इवन को ऑड को मल्टीप्लाइड बाय 2, इवन को डिवाइडेड बाय 2. ये डायरेक्टली तुम्हें ये लिखना है, ये लिखते मत बैठो. ये बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए. ठीक है, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द 5th डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. 5th डिजिट इज 6 एंड 2nd डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड 12. सिंपल क्वेश्चन था गाइस, सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है, कुछ भी डाउट्स रह गए मुझे पूछो. ठीक है, एनी काइंड ऑफ डाउट्स. तो ये पहला LR का क्वेश्चन था. कॉन्ट्स के 5 क्वेश्चन थे. कुछ भी डाउट्स रह गए आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, किसके भी रिलेटेड. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. इजी लेवल का क्वेश्चन था. ऑलराइट, 7th एंड 8th क्वेश्चन कुछ पैसेज बेस्ड दिख रहा है. आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इन देयर एग्जाम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा पहले, तो ऐसा ऑर्डर होने वाला है कि ये इसके मार्क्स इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ऐसा. ठीक है, 2 ही क्वेश्चंस है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सॉल्व कर सकते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहने वाले. देखते अभी मैं पढ़ के बताता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल क्या है. ओनली 1 पर्सन स्कोर्स मोर मार्क्स देन F. इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जिसको F से ज़्यादा मार्क्स मिले. तो F का रैंक क्या आएगा, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं. यहाँ पे ही बना लेता हूँ, या यहाँ पे चलो थोड़ा क्लीन रहेगा. 1 2 3 4 5 6. एक ही बंदा ऐसा है जिसको F से ज़्यादा मार्क्स मिले, तो F का रैंक आ गया 2. ऑलराइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं. वही वो बोलते कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, तो उल्टा हो जाता था. 6 को 5 से ज़्यादा, फिर उसको 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, फिर अपन F को यहाँ पे डालते थे कि F एक ही बंदा है जिसको F से ज़्यादा मार्क्स मिले, तो दैट वुड बी द पर्सन कमिंग एट द 6th पोजीशन. पर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये अरेंजमेंट रहेगी. ऑलराइट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. नो वन स्कोर्स मार्क्स बिटवीन F एंड T. ऑलराइट,
नो वन स्कोर्स मार्क्स बिटवीन एफ एंड टी, मतलब एफ एंड टी साथ में होने चाहिए गाइस, एफ एंड टी साथ में होने चाहिए। तो या तो एफ टी यहाँ पे है, ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बना लो ज़्यादा, क्योंकि मुश्किल है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन लग रहा है, या ये एक पॉसिबिलिटी। दैट्स इट, दिस आर द टू पॉसिबिलिटी। वो उन्होंने क्या बोला, नो वन स्कोर्स मार्क्स बिटवीन एफ एंड टी, मतलब एफ एंड टी साथ में आने चाहिए, सिंपल। वन पर्सन स्कोर्स मार्क्स बिटवीन टी एंड एक्स, ऑलराइट, वन पर्सन स्कोर्स मार्क्स बिटवीन टी एंड एक्स, ये केस में क्या हो जाएगा, ओनली मतलब एक पर्सन ऐसे जो टी एंड एक्स के बीच में, टी के पहले तो कोई नहीं आएगा, तो एक्स यहाँ पे आ गया। सेकेंड केस में क्या पॉसिबिलिटी है, सेकेंड केस में पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती, ठीक है, कि वन पर्सन स्कोर्स मार्क्स बिटवीन टी एंड एक्स बोला है ना उन्होंने, तो एक्स यहाँ पे आ सकता है, या फिर एफ टी यहाँ पे कोई नहीं, एक्स यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो अभी तीन पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं आगे। आई होप दिस इज क्लियर। उन्होंने बोला है कि एक वन पर्सन स्कोर्स मार्क्स बिटवीन टी एंड एक्स। अभी क्या है कि एक एक मतलब कंडीशंस जैसे देंगे, कहाँ पे तो भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, तो एक हाथ दो कौन सी पॉसिबिलिटी अपन हटा देंगे एंड विल रीच द फाइनल आंसर। सिंपल है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, ज़्यादा सोचना नहीं। एक्स इज नॉट द सेकेंड लोएस्ट स्कोरर, एक्स इज नॉट द सेकेंड लोएस्ट स्कोरर, हट गया ये पॉसिबिलिटी। ये केस में एक्स इज द सेकेंड लोएस्ट स्कोरर, हटा दो, इसको सोचना नहीं। अभी वापस वी हैव कम टू दिस टू पॉसिबिलिटीज। आई होप ये क्लियर है। देखो, फिफ्थ पर्सन इज द सेकेंड लोएस्ट स्कोरर गाइज, लोएस्ट स्कोरर इज द सिक्स्थ पर्सन, ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए इन द एग्जाम, नॉट द सेकेंड लोएस्ट। ई स्कोर्स मोर मार्क्स देन डी, ऑलराइट, तो ई डी से ज्यादा चाहिए हमें, ई स्कोर्स मोर मार्क्स देन डी। इमीडिएट नेक्स्ट चाहिए क्या, जरूरी नहीं, ऐसे भी हो सकता है बीच में कोई है फिर डी है, बीच में दो लोग है फिर डी है, पता नहीं, देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है। ई स्कोर्स मोर मार्क्स देन डी, इतना तो ध्यान रखो, वो मैंने लिख लिया, ठीक है, तो वो मैंने हटा दिया। डी इज नॉट द लीस्ट स्कोरर, ओके, तो ये केस में डी मतलब डी इज नॉट द लीस्ट स्कोरर एंड ई इज मोर देन डी, तो ई डी के पहले आना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली ये केस में भी एक ही पॉसिबिलिटी है गाइस, हाँ, यही पॉसिबिलिटी है। डी इज नॉट द लीस्ट स्कोरर, एक्स स्कोर्स मोर मार्क्स देन ई बट नॉट जस्ट मोर मार्क्स, जस्ट मोर नहीं है एक्स के, ठीक है, मतलब क्या कि एक्स के ठीक है ई से ज्यादा है गाइस 100%, बट एक्स के बाद तुरंत ई नहीं आना चाहिए, एक्स के बीच में कोई है फिर ई है, या एक्स के बीच में दो तीन लोग है या ई है, कुछ भी चलेगा, बट एक्स जस्ट मोर मार्क्स नहीं, कि एक्स तुरंत ई के पहले नहीं आना चाहिए, तो एक्स तुरंत ई के पहले नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है गाइस, हटा दो, वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन ऑप्शन, तो एक्स एफ टी ई डी, और कौन बचा है, ए, यहाँ पे आ गया ए। सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। ये होने के बाद क्वेश्चंस आर अ पीस ऑफ केक, कुछ मतलब नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द थर्ड लिस्ट स्कोरर, थर्ड लिस्ट स्कोरर, थर्ड मोस्ट स्कोरर नहीं, थर्ड लिस्ट ये आएगा, थर्ड मोस्ट ये आएगा। गाइज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लिस्ट के लिए फिर अपन यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, क्योंकि लिस्ट वाला यहाँ पे है ना, जहाँ जो भी पूछा है ना उन्होंने, थर्ड लिस्ट पूछा है तो लिस्ट वाले साइड से गिनो, थर्ड मोस्ट पूछा तो मोस्ट वाले साइड से गिनो, सिंपल। थर्ड लिस्ट स्कोरर 1 2 3 आएगा तुम्हारा ई, ठीक है, ई आएगा, ई और ए वगैरह ऐसे कुछ नहीं, ई डायरेक्टली आ रहा है। हाउ मेनी पर्सन स्कोर मार्क्स बिटवीन एफ एंड ए, एफ एंड ए के बीच में तीन लोग है गाइस, ठीक है, 3 पीपल, ऑलराइट। ये भी इजी लेवल का ही था, अटेम्प्ट करना चाहिए तुम्हें, ठीक है, अटेम्प्ट करना चाहिए। माना कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस है, बट यू शुड अटेम्प्ट, दिस शुड नॉट टेक मोर देन 2 मिनट्स गाइस, बहुत इजी था। मैं इतना डायग्राम बना बना के आइट्रेशंस करके भी इतना टाइम नहीं लगा, तो दिस इज डेफिनेटली डूएबल एंड यू शुड डू इट, ऑलराइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट नंबर्स 9 to 12। अच्छा, मतलब तुम्हारे 4 क्वेश्चंस ये पैसेज पे है। पैसेज बहुत बड़ा दिख रहा नहीं है, देखते हैं डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, पैसेज बहुत बड़ा दिख रहा नहीं और 4 क्वेश्चंस है, तो अलग से जो पजल्स का हमने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो ज़रूर देखना कि कैसे तुमने डिसाइड करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये इजी है या मुश्किल है, वो डिटेल में देखो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ज़रूरी है, ऑलराइट। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो, सर्टेन नंबर बताया नहीं, नंबर बताया नहीं है, ठीक है, इन अ रो एंड फेस नॉर्थ, ठीक है, वो तो भी अच्छा है कि सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे, ठीक है। पी सीट्स एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड, 1 2 3, तो पी यहां पे आएगा, ये एंड है, या फिर 1 2 3,
P यहाँ पे आएगा, ये एंड है, ठीक है। ये वन ऑफ द एंड्स बोला है ना, अभी मैंने दोनों कंसीडर किए, ठीक है गाइज। ऑलवेज ऑलवेज कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऐसे रैंडम लेके मत चलो कि यानी मैं एक ही कंसीडर करूंगा, नहीं, दोनों कंसीडर हो गया, हाँ दोनों कंसीडर हो गया। P सिट्स एट द थर्ड पोजिशन फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, हटा दो। वन पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड P, Q एंड P, अभी देखो फिर हर एक, अभी इसके दो पॉसिबिलिटीज आएगी, Q एंड P के, Q का और कुछ दिया है क्या, तो ऐसे केस में क्या करना है गाइस, जब भी थोड़ा पैसेज की, अभी ये पैसेज कैसा कंपेरेटिवली छोटा था इसलिए मैं एक पढ़ लिया, ये केस में क्या है देखते जाओ तुरंत, नेक्स्ट जनरली तुरंत देखो Q एंड P का बोला है, अभी एम्बिग्यूटी, मतलब एम्बिग्यूटी नहीं, पॉसिबिलिटीज बहुत आ रहे, तुरंत उन्होंने कंफ्यूजन क्लियर किया, Q डज नॉट सिट एट द एंड्स, यस Q डज नॉट सिट एट द एंड्स, मतलब पॉसिबिलिटी, फिर मैं ये Q यहाँ पे नहीं लिखूंगा, फिर मेरे पास Q के लिए यही जगह बचेगी, Q डज नॉट सिट एट द एंड, क्योंकि Q और P के बीच में एक जन है, ठीक है। तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स ढूंढने हमने, नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं ढूंढने इनिशियली, जो एकदम कॉन्क्रीट बता रहे, हिंट्स दे रहे, वैसे स्टेटमेंट्स ढूंढने। S sits 3 positions away to the right of Q, 3 positions away to the right of Q, S 3 पोजिशन आवे, देखो अभी ये अंडरस्टैंड करो, ये Q है, 1 पोजिशन आवे मतलब यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएट राइट, 2 पोजिशन आवे मतलब यहाँ पे आएगा, 3 पोजिशन आवे मतलब बीच में 2 लोगों का गैप आएगा, ये मैंने देखा है, कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, 3 पोजिशन आवे मतलब बीच में 3 गैप्स दे देते, नहीं, ठीक है, 3 वो 4 पोजिशन आएगा, आ गया। उन्होंने ऐसे भी बोला रहता कि देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड S, फिर 3 लोग आएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो टूवर्ड्स द राइट क्या, S सिट्स 3 पोजिशंस अवे टू द राइट ऑफ Q, 1 2 S यहाँ पे आएगा, 1 2 S यहाँ पे आएगा, अभी भी मतलब दोनों लेके चल रहे साथ में गाइज, हमें पता नहीं कि कौन सा 100% आने वाला है सही, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, ऑलराइट। R sits immediately right of S, R sits immediately right of S, तो R is the end position, ये केस में R यहाँ पे होल्ड पे रखो, ठीक है, R sits immediately right of S, 2 persons sit between R and T, 2 persons sit between R and T, R and T के बीच में 2 पर्सन है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी, क्यों, क्योंकि ये एंड है, ये केस में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती, तो 2 पॉसिबिलिटीज में यहाँ पे बना रहा होगा इस, थोड़ा सा यहाँ पे सटका के, चलो यहाँ पे छोटा बनाता हूँ, एंड 2 3 P आ गया, 4 Q आ गया, 5 6 S आ गया, R आ गया। अभी क्या बोला है उन्होंने कि 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड T, 1 2 T यहाँ पे आ गया, R एंड T में यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ठीक है, सब कुछ साथ में लेके जाएंगे, सब कुछ। अभी कंफ्यूजन क्यों है, बिकॉज उन्होंने एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, सर्टन नंबर, वही उन्होंने बोला रहता कि 8 ही लोग हैं, तो अभी ये केस में देखो 3 6 9 12 लोग हो जाते ये केस में, तो ये कंसिडर ही नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर ओनली 8 पीपल सिटिंग, तो ये कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये केस में भी देखो 4 9 हो गए, तो ये भी हटा देना पड़ेगा, फिर यही लेके चलते, बट दे आर सेइंग सर्टन नंबर, इसलिए ये क्वेश्चन बना है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अभी तक तो गुड है, देखते। 2 पर्सन सिट बिटवीन R एंड T, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर अरेंजमेंट तुम्हारा जैसे होता है वैसा ही है, बट सर्टन नंबर की वजह से कंफ्यूजन है। T एंड Q डू नॉट सिट एडजेसेंट एंड टू ईच अदर, T एंड Q साथ में नहीं चाहिए, हट गया गाइज, एक ही पॉसिबिलिटी है अभी मेरे पास, दोनों हट गए, they have helped us to remove both the possibilities, T and Q do not sit adjacent to each other, ये में भी T and Q साथ में आया, ये में भी T and Q साथ में आया, so this is our final position as of now, इसको लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो मैं अभी ऊपर बनाता हूँ उसको अच्छे से बड़ा, एंड फिर कोई नहीं, फिर P, फिर Q, ये एग्जाम में ऐसे नहीं करूँगा, मैं इतना टाइम पास नहीं करूँगा, तुम्हें समझ में आए ठीक से, इसलिए इतना एफर्ट्स ले रहा हूं, ठीक है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन T एंड S एज सिट बिटवीन P एंड N, T एंड S के बीच में जितने लोग हैं, ये है फाइनल अपना, उतने P एंड N के बीच में, तो T एंड S के बीच में कितने 1 2 3, उतने P एंड N के बीच में आने चाहिए, तो एंड पोजीशन है, तो 1 2 3 N यहाँ पे आ गया मेरा, सिंपल, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे नहीं डाल सकता हूँ, बिकॉज दैट इज द एंड पोजीशन गाइस, ठीक है। तो P एंड N के बीच में 3 लोग हैं, T एंड S के बीच में 3 लोग हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ N
is one more than the number of persons sitting to the right of T. Okay, the number of persons sitting to the left of N is one more. All right. तो N के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 है, तो राइट ऑफ टी इधर 6 तो राइट ऑफ टी 1 2 3 4 5 आने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट ऑफ N जो है दैट इज वन मोर देन जो राइट ऑफ टी है. ठीक है, तो 5 हो गए. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, मीडियम डिफिकल्टी लेवल बोलूंगा मैं, नॉट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट एज सच, बिकॉज ऑफ दिस, ओनली बिकॉज ऑफ दिस मीडियम बोलूंगा. ठीक है, इजी नहीं है बहुत, पर अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन. नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ए. ऑल राइट, नो वन सिट्स टू द राइट ऑफ ए मतलब क्या हो गया, ए इज एट एक्सट्रीम एंड, और एक्सट्रीम एंड ये होगा क्या, क्योंकि इसके राइट में आ जाएगा ए, ये वाले एक्सट्रीम एंड में आ जाएगा किधर तो भी. अभी वो कौन सा है वो पता नहीं, देखते. ये होल्ड पे रखो. ठीक है, ये होल्ड पे रखो. यू एंड ए सिट एडजेसेंट टू ईच अदर. ऑलराइट, मतलब एंड वाला कैसे आने वाला है, ए आएगा फिर यू आएगा, कहाँ पे वो पता नहीं. वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड यू. वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड यू. ऑल राइट, अभी ए सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड. अभी वो, हाँ गाइज, तो अभी उन्होंने क्या बोला है कि हमें बोला था कि एन के लेफ्ट में जितने लोग हैं दैट इज वन मोर देन टी के एंड में जितने लोग हैं. तो टी के राइट में, सॉरी, तो टी के राइट में 5 ही लोग आएंगे गाइज. तो ए हैज टू सिट हियर, दिस इज द एक्सट्रीम एंड. मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि टी के राइट में अगर मैंने ऐसे बनाया तो 5 ही लोग आ सकते हैं. मैं ऐसे नहीं बना सकता हूँ कि ए यहाँ पे आएगा छठवा, नहीं. टी के राइट में 5 ही लोग हैं. सो दिस इज द फाइनल पोजिशन. ए के बाजू में यू है, वन पर्सन सिट बिटवीन एम एंड यू, तो एम यहाँ पे. सो दिस इज योर फाइनल पोजिशन गाइज. तुम्हारा फाइनल अरेंजमेंट ऐसा आना चाहिए. तो लोग कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लोग हैं वो लाइन में. ऑलराइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. कुछ भी डाउट्स रह गए, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. अभी अरेंजमेंट हो गई तो इतना मुश्किल नहीं. हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी. एन एंड टी के बीच में 1 2 3 4 लोग हैं गाइस. देयर आर 4 पीपल. ठीक है, 4 पीपल. हु सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल. एग्जैक्टली इन द मिडल कौन है, 17 लोग हैं, तो 8 लोग लेफ्ट से जाने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आर इज इन द मिडल. यहाँ से बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आर इज इन द मिडल. अननोन पर्सन नहीं, आर है. हाउ मेनी सिट टू द राइट ऑफ टी. राइट ऑफ टी तो 5 है. ठीक है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर. राइट, आर के इमीडिएट राइट अननोन पर्सन है, वो हम नहीं बोल सकते. ठीक है, कांट से मत मार्क करो. हम लोग कह नहीं सकते क्या, नहीं, हम कह सकते 101% आर के राइट में ऐसा बंदा है जिसका नाम हमें नहीं पता, तो दैट इज अननोन पर्सन. दिया है ना ऑप्शन उनने. यही अगर सारे ऑप्शन ऐसे होते, एम एन एस क्यू कांट से, देन यू विल राइट कांट से. बट अभी अननोन पर्सन दिया है ना, हमें पता है दैट पर्सन इज गोइंग टू बी अननोन पर्सन. जितना स्पेसिफिक हो सकते हो स्पेसिफिक रहो. अभी ये केस में हमें पता ही नहीं, लेटर्स ही नहीं पता है, तो अननोन पर्सन. ऑलराइट गाइज, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन. ठीक है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Now we will look at next set of questions that are related to verbal. This is the question. Read the passage and answer the question given below. So what's the question? Based on the presented facts, what's the best criticism of the evidence provided above? So this is a CR question, critical reasoning question. The previous year marked an unusually tough period for our chemical division, historically responsible for around 60% of the corporation's profits. Encouragingly, the evidence indicates the pharmaceutical division's strengthening. It contributed 45% of the company's profits, a significant rise from the prior year's 20%. So passage क्या कह रहा है, पहले जो chemical division था, it was responsible for 60% of the corporation's profit, but last year ऐसा नहीं हुआ. ठीक है, last year it was a tough period for the chemical division, but encouragingly, on the brighter side, the evidence indicates that the pharmaceutical division has strengthened. उसका जो लास्ट टू लास्ट ईयर 20% प्रॉफिट में शेयर था, वो इस साल 45% हो गया है. ठीक है, सो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग, बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेड फैक्ट्स व्हाट इज द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द एविडेंस प्रोवाइडेड अबव. नाउ व्हाट इज द एविडेंस?
Pharma division has contributed 45% of the corporation's profits, a significant rise from the prior year's 20%. Therefore, the evidence indicates the pharmaceutical division's strengthening. So इनका कहना है 20% पहले ईयर था, वो लास्ट ईयर 45% हुआ, सो इट हैज स्ट्रेंथन. और जो हिस्टोरिकली केमिकल डिवीजन था उसका 60% था, वो लास्ट ईयर कम हो गया. कितना कम हुआ है हमें पता नहीं, बट डेफिनेटली इट इज लेसर देन 60%, इवन लेसर देन 55%. अगर हम कह रहे हैं कि जो फार्मा डिवीजन है उसका लास्ट ईयर 45% शेयर था प्रॉफिट में, तो जाहिर सी बात है जो केमिकल डिवीजन है उसका एटमोस्ट प्रॉफिट में शेयर होगा 55%. नाउ वी वांट टू, नाउ बेस्ट क्रिटिसिज्म मतलब वीकन द एविडेंस करना है, आर्ग्यूमेंट जो है वो वीकन करना है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द सर्ज इन द फार्मास्यूटिकल डिविजन्स प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन माइट हैव मेनली रिजल्टेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल क्रुशियल न्यू प्रोडक्ट. सो क्या इससे कुछ वीकन हो रहा है? जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, एविडेंस है, स्ट्रेंथन हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये है अगर मैं ये एविडेंस प्रोवाइड करता हूं इन एडिशन टू द एविडेंस दैट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, तभी भी द फार्मास्यूटिकल डिवीजन हैज स्ट्रेंथन. ठीक है, सो दिस डजंट वीकन और स्ट्रेंथन द पैसेज, कुछ नहीं कर रहा है एविडेंस को. Typically, in corporations with multiple divisions including pharmaceuticals, more than half of the corporation's profits stem from the pharmaceutical sector. ठीक है, तो ये भी इसका कहना है कि बाकी की जो कॉर्पोरेशंस है बड़े, उसमें जो फार्मास्यूटिकल का जो शेयर होता है इट इज मोर देन हाफ, मोर देन 50% उनका शेयर होता है. तो इसका मतलब ये है क्या हमारा स्ट्रेंथन नहीं हुआ है? हमारा लास्ट ईयर 20% था, लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर 45% था. सो दिस डजंट वीकन और स्ट्रेंथन द evidence. The percentage of corporation profits linked to the pharmaceutical division could have increased even without an actual improvement in the division's performance. Now अगर आपको कोई CR परसेंटेज रिलेटेड आएगा तो आपके इसमें आपके थिंकिंग में ये फैलेसी हो सकती है, और वो फैलेसी का आंसर यहाँ पे है. द परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स लिंक टू द फार्मास्यूटिकल डिवीजन कुड हैव इंक्रीज, मतलब जो 20% से 45% हुआ है, इट कैन हैपन विदाउट एन एक्चुअल इंप्रूवमेंट इन द डिविजन परफॉर्मेंस. नाउ ये कैसे होगा? मैं आपको एक अलग एग्जांपल देता हूं. सपोज मेरे क्लास में 50 बॉयज और 50 गर्ल्स ऐसे हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा मार्क्स सिक्योर किए हैं. ठीक है, 50 बॉयज एंड 50 गर्ल्स. तो मैं कहूंगा आउट ऑफ द स्टूडेंट्स that has secured more than 80% marks, 50% are girls. ठीक है, ये मैं कह रहा हूं. पर लास्ट ईयर क्या था? या सपोज दिस वाज, ये लास्ट ईयर का था, ये साल क्या हुआ? ऐसे बॉयज जिन्होंने 80% से ज्यादा किए ऐसे सिर्फ 10 है, और गर्ल्स है 40. ठीक है, जिन्होंने 80% से ज्यादा किए. नाउ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मोर देन 80%, उसमें से गर्ल्स का शेयर ये साल कितना होगा? 80%. ठीक है, 40 ये साल हो गया 80%. ऑब्वियस आपको परसेंटेजेस आता है, तो ये साल जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स दैट हैव स्कोर्ड मोर देन 80%, उसमें से जो शेयर गर्ल्स का है वो 80% है, और बॉयज का है 20%. सो इससे मैं कह सकता हूं क्या कि जो गर्ल्स का परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुआ है. ठीक है, गर्ल्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुआ है, उसके ऑपोजिट हुआ है. ठीक है, इनफैक्ट गर्ल्स का परफॉर्मेंस कम हुआ है, खराब हुआ है, डिग्रेड हुआ है. ठीक है, लास्ट ईयर 50 गर्ल्स ने 80% से ज्यादा स्कोर किया था, और ये साल 40 गर्ल्स ने किया है. ठीक है, पर तभी भी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स, उसमें भी गर्ल्स का शेयर ये साल बढ़ गया है. ठीक है, परसेंटेज बढ़ गया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स या नंबर, जो एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है वो भी बढ़ गया है. तो अगर मैं फार्मा का ही एग्जांपल लेता हूं, लास्ट टू लास्ट ईयर पहले क्या होता था? सपोज 100 रुपीज कमाते थे, उसमें से 60% केमिकल का होता था, केमिकल डिपार्टमेंट का. फिर लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर उस टाइम पे, मतलब ये 60 हो गया, उस टाइम पे 20 जो था, 20 रुपीज जो था वो आपका आया था, अज्यूमिंग 100 रुपीज प्रॉफिट है, उसमें से 60 रुपीज
केमिकल डिवीजन का और 20 रुपीज फार्मा का। सो ये 20% हो गया प्रायर ईयर में, ये जो 20% है। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ ये साल कंपनी का प्रॉफिट घट के 10 रुपीज ही हो गया है, और उसमें से भी शेयर फार्मा का सबसे ज्यादा है 45%, मतलब ये साल फार्मा ने, मतलब लास्ट ईयर फार्मा ने 4.5 रुपीज ही कमाए प्रॉफिट। सो ये लास्ट टू लास्ट ईयर से कम ही था, लास्ट टू लास्ट ईयर 20 था, लास्ट ईयर 4.5 था, तो परफॉर्मेंस तो कम हुआ है, भले ही इसका प्रॉफिट परसेंटेज में जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ गया है। सो ये फैलेसी आपको देखनी है ये केस में। दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शंस भी हम एलिमिनेट करेंगे। सीआर में याद रखो हमेशा आपको एलिमिनेट करने हैं बाकी के आंसर्स, और जो बचता है वो राइट आंसर है, ऐसा समझ के चलना है। The information cited doesn't allow for determining whether the initial 20% profit share represented an improvement compared to the previous year. ठीक है, भले ही आप मानते हो लास्ट ईयर 40% था, फिर लास्ट टू लास्ट ईयर 20% था, और ये साल 45% हुआ, पर तभी भी इंप्रूवमेंट है ही। ठीक है, सो इसका मतलब है स्ट्रेंथन हुआ है, अगर हम कुछ बाकी का एविडेंस कंसिडर नहीं करते तो। सो ये वीकन नहीं कर रहा है। The information doesn't facilitate a direct comparison between the performance of the chemical and pharmaceutical divisions in terms of their respective shares of total profits. So this is irrelevant. इससे ना हमें strengthening होता है ना weaken होता है sentence. Okay. So C is the correct answer. Next question. Critical reasoning ही है, strengthen करना है, strengthen the argument. Question क्या कह रहा है, passage क्या कह रहा है? Newspaper editors should refrain from permitting reporters to create headlines for their own stories. The rationale matlab thinking. The thinking behind is that while reporters' self-written headlines are often witty, their cleverness typically stems from referencing obscure details known to the reporter but not explicitly present in the story itself. Obscure का मतलब क्या है? Not mentioned. ऐसा ये पैसेज से रिलेटेड इसका मेंशन है नॉट मेंशन, मतलब जो आर्टिकल में मेंशन नहीं है ऐसे डिटेल्स नोन टू द रिपोर्टर बट नॉट एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट इन द स्टोरी इटसेल्फ। सो न्यूज़पेपर एडिटर्स क्या कहते हैं कि जो रिपोर्टर है जो खुद आर्टिकल लिखते हैं उन्होंने अपने आर्टिकल्स के लिए हेडलाइंस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है दे जनरली उनके आर्टिकल्स होते हैं वीटी होते हैं क्लेवर होते हैं, उसको कहना है न्यूज़पेपर एडिटर को, बट the cleverness stems from referencing obscure details known to the reporter but not explicitly present in the story itself. So हमें देखना है स्ट्रेंथन क्या कर रहा है, कौन सा ऑप्शन स्ट्रेंथन कर रहा है। रिपोर्टर्स बीइंग क्लोजर टू द स्टोरी, मतलब देखो अगर मुझे इक्वेशन बनाना है, एडिटर्स को चाहिए कि जो हेडलाइंस है वो रिपोर्टर्स ना लिखे, ये चाहिए बेसिकली। रिपोर्टर्स being closer to the story generally possesses a better understanding of its most noteworthy aspects compared to their editors. So ये क्या कर रहा है, ये वीकन कर रहा है जो न्यूज़पेपर एडिटर का आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट कि वो हिडन इंफॉर्मेशन पे फोकस करके उनका जो हेडलाइंस है वो उसे वीटी बनाते हैं। सो ये वीकन्स द आर्ग्यूमेंट कि क्या कह रहा है, रिपोर्टर्स बीइंग क्लोजर जनरली possess a better understanding of its most noteworthy aspects compared to their editors. So this weakens the argument of the newspaper editor. Crafting a clever headlines requires a comprehensive understanding of the story it accompanies. So comprehensive understanding generally किसको रहेगी, रिपोर्टर को ही होगी. So this again weakens. Most reporters seldom take the effort to investigate how other reporters have approached writing stories and headlines on similar events they have covered. This is totally irrelevant, out of scope है. Almost every story written by a reporter has at least a few individuals more knowledgeable about the subject matter than the reporter. So इससे क्या कुछ strengthen हो रहा है argument या weaken हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. This is a tangential argument. Newspaper editors prefer headlines that anyone who has read a reporter's entire story can acknowledge as clever. ठीक है,
ना ये है न्यूज़पेपर एडिटर का थिंकिंग कि जो आर्टिकल में दिया है वो पढ़ने के बाद that anyone who has read a reporter's entire story can acknowledge as clever. मतलब उसका कहना है न्यूज़पेपर एडिटर को कि जो आर्टिकल में लिखा है उसके बेस्ड आपने हेडलाइंस बनानी चाहिए। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, रैशनल क्या है, जनरली रिपोर्टर्स क्या क्या करते हैं, दे यूज ऑब्सक्योर डिटेल्स, मतलब जो आर्टिकल में डिटेल्स नहीं है उससे वो हेडलाइंस बनाते हैं। पर जो एडिटर है उसको ऐसा नहीं चाहिए, एडिटर को चाहिए ये जो आर्टिकल में दिया है उसके बेसिस पे आप बनाओ, तो वो अच्छा हेडलाइन कहलाएगा। सो ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ई स्ट्रेंथन्स द आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्रिटिकल रीजनिंग ही है, एक्सपोजेस अ फ्लॉ इन द सोशियोलॉजिस्ट रीजनिंग, मतलब वीकन द आर्ग्यूमेंट है। A sociologist studying trends in India observed a substantial decrease in the marriage rate among adult women, from 110 marriages per 1000 unmarried women in 1973 to just 37 in 2023, marking a 66% decline. This trend led the sociologists to speculate that by 2060 there might be no first-time marriages among women in India, which statement, if true, exposes a flaw in the socialist reasoning. Reasoning क्या है? 1973 में 1000 वीमेन में से 110 वीमेन शादी कर रहे थे और 2023 में वो नंबर 110 से 37 हो गया है। सो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि 2060 में कोई भी वीमेन शादी नहीं करेगा, फर्स्ट टाइम मैरिजेस। ओके, सेकंड मैरिजेस हो सकते हैं, थर्ड मैरिज हो सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम मैरिजेस। नाउ स्टूडेंट्स का थिंकिंग कैसे होता है और ऐसे केसेस में कैसे होना चाहिए ये हम देखते हैं। The average age at which individuals get married has notably risen in the past 2 decades. The average age at which individuals get married has risen in the past 2 decades. मतलब ऐसे भी हो सकता था कि 1973 में 18 का 18 years was the average age to get married for a woman. अभी वो 40 हो गया होगा। ठीक है, इट हैज रीजन कंसिडरेबली, नोटेबली रीजन। ठीक है, 18 से 40 हो सकता है। तो इससे क्या होगा, बहुत लोगों के मैरिजेस जो है, जो 18 साल की उम्र में 2023 में होने चाहिए थे, अगर ये 1973 हम देखते हैं एज अ बेंचमार्क कि 73 में 110 अनमैरिड फर्स्ट टाइम मैरिजेस हुए थे एट द एज ऑफ 18। सो वही अगर हम एवरेज एज कंसिडर करते हैं, तो इसका कहना है यहाँ पे भी 18 की उम्र में शादी हो जानी चाहिए थी, पर अभी क्या हुआ है, 40 एवरेज एज हुआ है। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो मैरिजेस है वो पोस्टपोन हो गए हैं। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट टाइम मैरिजेस है वो 18 इयर्स वाली लड़कियां कब करेगी, मतलब 18 इयर्स की उम्र में जो करना चाहिए था वो 40 इयर्स की एज में करेगी, मतलब 22 इयर्स लेटर करेगी। सो मतलब जो पोस्टपोनमेंट है वो 22 इयर्स का पोस्टपोनमेंट है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैरिजेस है वो 22 इयर्स बाद में हो रही है लड़कियों की, क्योंकि जो एवरेज एज है वो बढ़ गया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैरिजेस हो नहीं रही, मैरिजेस बस पोस्टपोन हो रही है, इतना ध्यान में रखो। सो इसका अगर मुझे कुछ एग्जांपल देना है, सपोज आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, आप गाड़ियां देख रहे हो कि हर एक सिग्नल पे कितनी गाड़ियां आ रही है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये ट्रैफिक सिग्नल है, आप देख रहे हो कि कितनी गाड़ियां आ रही है। तो पहले आप देखोगे अरे 1 घंटे में तो 40 गाड़ियां आ गई है, ठीक है, 40 कार्स थी। ठीक है, दूसरे घंटे में भी 40 कार्स ही आ रही है, पर तीसरे घंटे में क्या हुआ, अरे 20 ही कार आ रही है। ठीक है, सो आप सोचोगे अरे अभी तो ये तो हाफ जा रहा है, तो और आगे जाके कम होगा, पर ये क्या हुआ, 4 आवर्स में वापस 40 कार्स आ गई। तो ये क्या हुआ होगा, सपोज यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, पर यहाँ पे कुछ पीछे एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होने के कारण क्या हुआ, ये जो कार्स का जो आने का रेट था, जो रेट था वो कम हो गया है। ठीक है, इससे वजह से ये जो कार्स थी वो रुक गई और कम कम धीरे थोड़े थोड़े गाड़ियां आनी शुरू हो गई। फिर बाद में क्या हुआ, एकदम से वापस
कॉन्टिन्यूस नॉर्मल आपका ट्रैफिक फ्लो शुरू हो गया, ठीक है। वही ये केस में हुआ है कि ये जो गाड़ियों का रेट ऑफ मैरिजेस है वो पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, डेलिबरेटली पोस्टपोन हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ियां आना बंद होगा या मैरिजेस होना खत्म होगा, बस वो पोस्टपोन हो गई है। वो बाद में वापस कुछ दिनों बाद अगर सेम सिचुएशन रही तो वापस से आपका रेट नॉर्मल शुरू हो जाएगा। जो 110 था, ठीक है, वो वापस नॉर्मल शुरू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैरिजेस हैव बीन पोस्टपोन। यहाँ क्या हुआ बताए, जैसे एज बढ़ा है एवरेज एज, तो उसके से मैरिज पोस्टपोन हो गई है। तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? एज ऑफ नाउ नहीं कर सकते, अंटिल अभी तो एक ही ऑप्शन पड़ा है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ कि जो हमारा रीजनिंग में फ्लॉ बताएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एंटिसिपेटेड फ्यूचर डिवोर्स रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू सोर ओवर द नेक्स्ट 40 ईयर्स। डिवोर्स रेट्स बढ़ने से क्या वो रीजनिंग का फ्लॉ है? नहीं है। फोरकास्ट सजेस्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वीमेन रीमैरिंग फॉर अ सेकंड और थर्ड टाइम विद इन द नेक्स्ट 40 ईयर्स। ना हमारा जो टॉपिक है, रीजनिंग है, इट इज फॉर फर्स्ट टाइम मैरिजेस। ये सेकंड और थर्ड टाइम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सो ये इररिलेवेंट है, आउट ऑफ स्कोप है। अ ग्रोइंग नंबर ऑफ women आर चूजिंग कोहैबिटेशन विद देयर पार्टनर्स ओवर मैरिज। मतलब ये वीकन नहीं कर रहा, हम ढूंढ रहे वीकन करना है, ये स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। क्यों स्ट्रेंथन हो रहा है? क्योंकि दे आर ऑप्टिंग टू लिव टुगेदर rather than गेटिंग मैरिड, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, नॉट वीकनिंग इट। जो रीजनिंग है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। The likelihood of first time marriages occurring today is significantly lower than it was in the 1970s. Now ये strengthen कर रहा है, the likelihood of first time marriages occurring today is significantly lower than it was in the 1970s। यही हमारा पैसेज कह रहा है, ठीक है। तो ये वापस से स्ट्रेंथन कर रहा है। सो ई इज गलत, ए इज द ओनली करेक्ट आंसर, ए इज द बेस्ट फिट ओवर हियर, ठीक है। मैं कहूंगा कि ये वो भी खराब ही ऑप्शन है, पर बाकी के जो है वो उससे भी घटिया ऑप्शन है। नाउ सीआर में मैं वापस कह रहा हूं, वी हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन और द लीस्ट वर्स्ट ऑप्शन। सबसे घटिया ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। सब घटिया ऑप्शंस आपको दिखेंगे कि यार ये भी घटिया ऑप्शन है, वो भी घटिया ऑप्शन है, पर उसमें से कम घटिया ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा क्रिटिकल रीजनिंग में, या बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द कॉम्प्लेक्स algorithm which was designed with meticulous precision optimize the system's performance significantly। which क्या है? which यहाँ पे है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन है, किसी को रिलेट कर रहा है, ना किसे रिलेट कर रहा है? अल्गोरिदम को रिलेट कर रहा है। सो यहाँ पे प्रोनाउन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। इट वॉज एन अनयूजुअली अस्ट्यूट एंड ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, but hardly the one Bezos, whose space exploration company Blue Origin operates New Shepard, must have hoped to hear। स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी, स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है कंपनी को, हमें कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन सी कंपनी? स्पेस एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी, मतलब वो एडजेक्टिव है। इन द फॉलोइंग question 3 sentences are given, one or more sentences may have a mistake, identify the incorrect sentences, select the appropriate option, mark it as your answer। either Divya or her sisters is going to the concert, यहाँ पे आर आएगा, इसे हम रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। जब ये जनरली ना आपको को रिलेटिव कंजंक्शंस है ना, को रिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो। सो ऐसे जो कंजंक्शंस होते हैं और वो दो सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं, सो वर्ब किसके साथ एग्री करता है? वर्ब नियरर सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है। रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, जो पास में सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करेगा। तो यहाँ पे जो इज है वर्ब, वो किसके पास में है? सिस्टर्स। सिस्टर्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है। सो आपका वर्ब भी
प्लूरल होना चाहिए। सो ए में एरर है। नॉट ओनली शी कंप्लीटेड द मैराथन बट शी ऑल्सो वन इट। नाउ यहां पे भी एरर है। एरर किसका है? इन्वर्जन का एरर है। जब आपका सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, यहां पे नॉट ओनली, नॉट क्या है? एडवर्ब है। सो तभी आपको इन्वर्जन यूज करना होता है। नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट, कंप्लीटेड नहीं आएगा। नॉट ओनली डिड शी कंप्लीट द मैराथन बट शी ऑल्सो वन इट। सो यहाँ पे इन्वर्जन आना चाहिए। आई यू एंड शी मस्ट एडमिट आर फॉल्स। ना ये सही है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स नहीं, सिंगुलर प्रोनाउंस जो होते हैं, और वो किसी जनरल सेंटेंस में सीक्वेंस होता है 2 3 1। मतलब पहले सेकंड पर्सन सिंगुलर आएगा, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, देन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को अगर ये सेंटेंस इंप्रूव करने का है तो वो लिखते हैं यू, शी एंड आई। पर इसमें एरर क्या है? मैंने कहा 2 3 1 कब आएगा? जनरल केसेस में आएगा। पर एक्सेप्शन उसको क्या है? एक्सेप्शन ये है कि जब सब्जेक्ट्स को, ये सब्जेक्ट्स है आई यू एंड शी, उनको ब्लेम या मिस्टेक बताना होता है, तब आपका सीक्वेंस 1 2 3 आता है। यहाँ पे क्या सीक्वेंस है? 1 2 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब ये सेंटेंस सही है। एरर कहाँ पे है? एरर इज इन ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। सो इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन। ये सही है। द कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस फ्रॉम 15th October 15th टू आना चाहिए टू October 18th। फ्रॉम के साथ एंड नहीं आता। अगर आपको कुछ ड्यूरेशन बताना है तो फ्रॉम के साथ टू आता है, और एंड किसके साथ आता है? बिटवीन एंड। द कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस बिटवीन October 15th एंड October 18th। ऐसे होता तो वो सही था। आप यहाँ पे टू डालिए या यहाँ पे बिटवीन डालिए। ठीक है, दोनों। अभी तो एज ऑफ नो ये क्वेश्चन ऑप्शन, ये सेंटेंस गलत है। द आर्टिस्ट हु एवरीवन एडमायर्स विल एग्जिबिट हिज वर्क नेक्स्ट मंथ। हु एवरीवन एडमायर्स नहीं, whom everyone admires। whom आना चाहिए। सो इसका मैंने आपको बताया था। सपोज डैश हु एवरीवन एडमायर्स। हु और हु का कैसे निकालेंगे अपन? यहां से हु निकाल देंगे, फिर लिखेंगे एवरीवन एडमायर्स, ही आएगा या हिम आएगा? एवरीवन एडमायर्स हिम आएगा। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट केस में है। ठीक है, और हु और हुम में ऑब्जेक्ट केस में कौन है? हुम इज इन ऑब्जेक्ट केस। सो यहाँ पे हुम आएगा। सो बी और सी दोनों गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू दिस, इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन में यहाँ पे इट इज मी भी नहीं आएगा, इट इज मी हु इज रिस्पॉन्सिबल ऐसे नहीं आएगा। दिस इज द करेक्ट वे। इसके लिए यू नीड टू नो, ये जो आई वाली जगह है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की क्या जगह है ये मैंने कंसेप्चुअल वीडियोस में अच्छे से बताया है। तो वहां पे जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट केस में होगा, और जो हु है हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिंग टू आई। सो अगर मुझे सेंटेंस बनाना है ना, ये भी सेंटेंस जो है, ये दो सेंटेंसेस को मिला के है, उसमें से एक सेंटेंस है। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो इज आएगा, इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो उसका सेंटेंस ऐसे होता। अगर मैं हु को इस आई से रिप्लेस करता हूं, आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन, नहीं, गलत है। हम आई के लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन। सो ये सेंटेंस इज करेक्ट। एरर बी और सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पैराजंबल का क्वेश्चन। ठीक है, पैराजंबल में हमें क्या करना है? पहले हमें स्टार्टिंग सेंटेंस ट्राई करना है ढूंढने के लिए। ठीक है, वो करते वक्त हमें पेयर्स भी बनाना है, सब देखना है। ठीक है, दिस समर विथ मच फैनफेयर एंड मीडिया अटेंशन, coach handed Chalmers a case of wine in front of an audience of 800 scholars। इसमें कुछ ब्रेड क्रम्स है कि जिससे ये स्टार्टिंग सेंटेंस ना बने,
नहीं है। सो ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है, हो सकता है। विथ कटिंग एज न्यूरो इमेजिंग टूल्स लीडिंग टू न्यू रिसर्च प्रोग्राम्स, the neuroscientist Christoph Koch was so optimistic he bet a case of wine that he would uncover its secret by now. Its क्या है हमें पता नहीं। क्या ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा एविडेंस है हमारे पास जिससे ए भी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया है, जब आपको फुल नेम आता है, एक सेंटेंस में फुल नेम आएगा, जैसे बी में आ रहा है क्रिस्टोफ कोच पूरा नाम है, और एक सेंटेंस में सिर्फ सरनेम आएगा कोच। तो इसका मतलब ये है जिसमें फुल नेम है, ये वाला बी वाला, वो हमेशा सरनेम के सेंटेंस वाले से पहले आएगा। बी ए से पहले आएगा। ठीक है, इमीजिएट आएगा, इमीजिएटली बाद में आएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ए थोड़ा सा बाद में आएगा सीक्वेंस में, सिक्वेंशियली। इसका मतलब है ए बी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है। 25 years ago, the burgeoning science of consciousness studies was rife with promising. Burgeoning मतलब क्या? Burgeoning मतलब flourishing science of consciousness studies was rife with promise. ये starting sentence हो सकता है, हो सकता है। The science journal Nature kept score. Philosopher 1, neuroscientist 0. क्या ये starting sentence हो सकता है? हो सकता है। Even what Chalmers called the easy problem. Now यहाँ पे Chalmers दिया है, यहाँ पे डेविड चार्मर्स दिया है। इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग सेंटेंस, ई इज नॉट द स्टार्टिंग सेंटेंस, एफ हो सकता है। द फिलोसोफर डेविड चार्मर्स हैड सीरियस डाउट्स बिकॉज कॉन्शियसनेस रिसर्च इज टू पुट इट माइल्डली डिफिकल्ट। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, अगर मैं अभी, ठीक है, ई हमने ठीक से नहीं पढ़ा है, पढ़ लेते। इवन वॉट चार्मर्स कॉल्ड द इजी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस इज हार्ड, एंड दैट्स वॉट द बेट वॉज अबाउट, वेदर वी वुड अनकवर the neural structures involved in conscious experience, so he took the bet. ठीक है, नाउ देखो यहाँ पे फिलोसोफर 1, न्यूरो साइंटिस्ट 0 दिया है। फिलोसोफर कौन है इन दिस केस? न्यूरो साइंटिस्ट कौन है? क्रिस्टोफ कॉच इज द न्यूरो साइंटिस्ट। फिलोसोफर कौन है? फिलोसोफर डेविड चार्मर्स। तो यहाँ पे न्यूरो साइंटिस्ट और फिलोसोफर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं बी और एफ में। उसके वजह से जो डी सेंटेंस है वो स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा ना। यहाँ पे बात की है consciousness research, because consciousness research is to put it mildly difficult, had serious doubts. now किसके serious doubts है ये भी हमें बताया गया है। अभी आपको क्या सोचना है, अभी देखना है आपके पास ऑप्शन कौन से है। सी ऑप्शन है एज अ स्टार्टिंग सेंटेंस, एफ ऑप्शन है। इसमें सी और एफ में कौन सा है? सिर्फ सी और डी और बी है। तो हमने डी और बी तो एलिमिनेट कर दिए है। ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है, ये स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ बी और ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है। इसका मतलब है एफ इज नॉट द स्टार्टिंग सेंटेंस, हमें पता है। सी इज द स्टार्टिंग सेंटेंस। सी क्या कह रहा है? 25 years ago the burgeoning science of consciousness studies was rife with promise. और जो ये इट्स है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज को ही रिफर कर रहा है। सी के बाद क्या है? बी है। विथ कटिंग एज न्यूरो इमेजिंग टूल्स लीडिंग टू न्यू रिसर्च प्रोग्राम्स, द न्यूरो साइंटिस्ट was so optimistic he bet a case of wine that we would uncover its secrets by now. तो उस पे क्या हुआ? द फिलोसॉफिकर डेविड चार्मर्स हैड सीरियस डाउट्स बिकॉज कॉन्शियसनेस रिसर्च इज टू पुट इट माइल्डली डिफिकल्ट। और ये जो डिफिकल्टी वाला पॉइंट है उसको ही आगे कौन लेके जा रहा है? ई। इवन व्हाट चार्मर्स कॉल्ड द इजी प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस इज हार्ड, and that's what the bet was about, whether we would uncover the neural structures involved in conscious experience. So he took the bet. F और E साथ में आएंगे और दोनों की बेट लग गई। फिर क्या हुआ? हमारे पास कौन से सी बी एफ ई हो गया, हमारे पास बचे हैं ए आया और डी आया। नाउ ए और डी में दिस इज ए एंड दिस इज डी, कौन सा पहले आएगा? ठीक है, पहले हम बताएंगे कि दिस समर विथ मच फैनफेयर एंड मीडिया अटेंशन कोच हैंडेड चार्मर्स अ केस ऑफ वाइन इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस ऑफ 800 स्कॉलर्स। वो जीत गया, तो कोच ने चार्मर्स को केस ऑफ वाइन मतलब वाइन की बोतल दे दी, गिफ्ट। गिफ्ट मतलब जो बेट लगी थी उस पे। और लास्ट में जो साइंस जर्नल था नेचर नाम का, केप्ट स्कोर। फिलोसोफर 1 मतलब चार्मर्स जीत गया और न्यूरो साइंटिस्ट हार गया। CBFEAD. CBFEAD. So B is the correct answer.
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. तुम्हें मजा आ रही है तो लाइक ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, मतलब तुम्हें नोटिफिकेशन आए. एंड एज ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं. एवरी डे विदाउट फेल आते हैं क्वेश्चंस. इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, वो देखते जाओ. यूट्यूब पे अपडेट्स देते ही है. एंड अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM में देना है हमें. ऑलराइट, तुम अलग अलग इसमें वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो. ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली कैश प्राइजेस मिल रहे, वो तो मैं बता रही नहीं हूँ क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है. ठीक है कि हाँ चलो पैसे भी मिल रहे, बट मेन है कि तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हो. ऑलराइट, सो विदाउट फेल अग्नि परीक्षा देते रहो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू गाइज.